रिकॉर्डिंग चालू करेगा। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये किसी प्रकार की इनको क्लासेस नहीं समझे, ये किसी प्रकार ऐसा टीचिंग नहीं है, ये जस्ट जो बिजनेस में मैं जब भी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ फोटो कार्ड बिजनेस की, मैं मेरे डॉक्टर प्रोफेशन की बात नहीं करता हूँ। और यहाँ पर मैं एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर में बैठा हूँ, न कि एज ए डॉक्टर में यहाँ बैठा हूँ। तो मैं एक तरह से मैं एक मेरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन एज ए बिजनेसमैन। और मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं बातें करता हूँ, वो शब्द शेयर करता हूँ, वो सारे जो स्ट्रेटजी है, वो सारे फ्रेमवर्क है जो हम हमारे बिजनेस में अपनाते हैं। हमारा जो फोटो कार्ड बिजनेस है वो रिटेलर्स को लेकर है, उसमें जो भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो रिटेलर्स के लिए है। तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रेटजी, मैंने ये नई सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ और इसका पहला पार्ट है आज, जिसमें वो सारी स्ट्रेटजीज जो कि एक रिटेलर्स अपने बिजनेस में अपना सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सारी स्ट्रेटजी वो अपनाए, लेकिन ये कम से कम 100-125 स्ट्रेटजी है, जिसमें हम 10 स्ट्रेटजी आज शेयर करेंगे। तो ऐसी स्ट्रेटजी में से कुछ स्ट्रेटजी आपके काम की हो सकती है, वो आपके रिटेलर्स का जो बिजनेस का नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो आपके काम आ सकती है, तो उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। ऐसी एक सीरीज जो है हम चालू कर रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा मैं दे दूं, जो नए मेरे से जुड़े हैं, जो पहली बार, और वो तो मेरा नाम मुकेश चंद गर्ग है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मेरा एक सेटअप है, ऑर्थोपेडिशियन हूँ मैं। मेरा एक 15 बेडेड हॉस्पिटल सेटअप है गंगापुर सिटी में। तो ये तो मेरा पेशा है, डॉक्टरी मेरा प्रोफेशन है। इसके अलावा मैं एक बिजनेस, जिस बिजनेस की मैं बात करता हूँ वो फोटो कार्ड नाम से एक मार्केट प्लेस, एक सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। यह एक प्रकार का इस तरह का बिजनेस टूल है जो कोई भी रिटेलर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस का आई मीन की होम सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का है, एसी रिपेयरिंग का है, प्लम्बर का है, ये जितनी प्रकार की होम सर्विस है, होम ट्यूशन का है, तो कोई भी जो पॉसिबल होम सर्विसेज है वो अगर कोई सर्विस एजेंसी प्रोवाइड करती है तो वो अपने बिजनेस को यहाँ पर ऑनलाइन कर सकती है। यानी यहाँ पर वो अपना कैटलॉग बना सकते हैं, अपना प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से वो अपने प्रोडक्ट का शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, और वो अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि भाई मेरा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है और आप घर बैठे और मेरी सर्विस बुक कर सकते हैं या मेरे प्रोडक्ट को आप मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक टूल प्रोवाइड किया है। दूसरा, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया। इसमें जो भी सर्विस एजेंसी कोई जुड़ना चाहती है वो बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत इजी स्टेप है, प्रोसीजर जो है रजिस्ट्रेशन की वो बहुत ही इजी है। 5 स्टेप प्रोसीजर है जिसमें कि आपका बिजनेस जो है और एक प्रोफाइल आपका बन जाता है वहां पर कि आप सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चार्जेस वगैरह आप लेते हैं, एक जो एवरेज चार्जेस है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपके कोई इमेजेस, किसी प्रकार का सर्विस का आपका कोई अवार्ड है, कोई अचीवमेंट है, वो भी आप वहां पर और डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह का एक सुविधा है। और यहाँ पर आपको कोई भी जो उस शहर का कोई भी क्लाइंट होगा, कोई भी कस्टमर होगा जिसको कोई आपकी सर्विस चाहिएगी, तो वो वहां से बुक कर सकता है सर्विस, और वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो वहां से आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको प्रॉपर बात करके आप वो सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई नेगोशिएशन करना है प्राइस में वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि आपको सारा डाटा आपको शेयर होगा। इसमें फोटो कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। फोटो कार्ड कोई इंटरमीडिएट या कोई चार्जेस नहीं लेता, कोई कमीशन बीच में नहीं लेता, कुछ भी कोई नहीं है। आप डायरेक्ट जो है वो अपने क्लाइंट से कांटेक्ट करेंगे। तो ये हम एक सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बिजनेस टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये है फोटो कार्ड। अब इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो पेड फीचर्स होंगे, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे। उसका पेमेंट कुछ जो है वो जो कोई चाहेगा उन सर्विसेज को, उनसे उनका पेमेंट दिया जाएगा। तो ये हमारा बिजनेस मॉड्यूल है कि इसमें हमारे पास पैसा कैसे आएगा। इसके अलावा इसमें कैंपेनिंग के जरिए इसमें एड कैंपेनिंग चलेगी, बैनर्स है, एड जो कोई लगाना चाहता है अपने उसका। तो कहने का मतलब इसमें कई हमारे रेवेन्यू मॉडल है, वो इसमें हम बाद में इसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें कुछ पेड फीचर्स ऐसे भी होंगे, जैसे आपको कोई लॉजिस्टिक सर्विस आपको हमारी यूज करनी है फोटो कार्ड की, तो वो आप यूज कर सकते हैं शिपिंग के लिए, है ना। आपको लोकल डिलीवरी या आपको कुरियर डिलीवरी कोई सर्विस चाहिए तो वो फोटो कार्ड प्रोवाइड कर सकता है, या आपको थर्ड पेमेंट गेटवे चाहिए तो वो फोटो कार्ड प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कुछ सर्विसेज होंगी ऑप्शनल, लेकिन जो बेसिक जो है इसका जो नेचर है वो ये है कि आप इसमें बिजनेस बिना किसी चार्जेस के, कमीशन के, और यहाँ पर अपना बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना खुद का स्टोर डाल सकते हैं, अपना खुद का, आपका ही नाम होगा, आपका ही बैनर बनेगा, आपका ही टेम्पलेट होगा, आपके ही कस्टमर होंगे, आपके ही क्लाइंट होंगे, और आपको ही डायरेक्ट डीलिंग उनसे करनी है, डायरेक्ट उनसे ऑर्डर लेना है, डायरेक्ट पेमेंट लेना है। तो ये इस प्रकार का एक बिजनेस मॉड्यूल है। तो दोस्तों, ये फोटो कार्ड बिजनेस की मैं बात कर रहा था। इस बिजनेस के तहत जो है और हम जो है रिटेलर से जुड़ते हैं। अभी ये जो वीडियो की सीरीज हमने शुरू कर रहे हैं वो भी इसलिए हमने स्पेशली रिटेलर्स को ध्यान में रखते हुए, जो खुदरा व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए, और ये हमने सीरीज शुरू की है।
अब खुदरा व्यापारियों की जो सबसे बड़ी जो इश्यू जो होता है, जैसे कि अब ये कोरोना पैंडेमिक का दौर रहा, इस दौर में जिन्होंने अपने बिजनेस को ऑलरेडी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ रखा है, या खुद का उनका कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, उनकी कोई ई कॉमर्स स्टोर है, तो वो इस पैंडेमिक के दौर में भी अपना बिजनेस कर पाए। लेकिन जो इसमें नहीं जुड़ पाए, डेफिनेटली उनको जो है बहुत मंदी का मार झेलना पड़ा, उनको बहुत, उनका बिजनेस जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। तो रिटेलर्स के लिए बहुत एक खास जो है ये इशू है। दूसरा, इसमें रिटेलर सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आप ये देखिए कि जो रिटेलर्स में कौन आते हैं, जो छोटा से छोटा शॉपकीपर कोई ठेला लगाता है वो भी रिटेलर्स है, या कोई बड़ा जो है शोरूम लेके बैठा हुआ है वो भी एक रिटेलर है। तो इसका एक वाइड सेगमेंट है। अब हर जगह हर किसी के पास में ये अप्रोच तो है नहीं कि वो अपनी खुद की वेबसाइट डाल ले, खुद का वो डाल ले, है ना, या उनको ये समझ नहीं है, उसको ये स्ट्रेटजी पता नहीं है कि भाई कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो वो मेरा हमारा उद्देश्य, और खासकर मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मुझे ये मेरा जो बिजनेस टूल है वही प्रोवाइड करना है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, कैसे भी करके आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, वो चाहे किसी माध्यम से बढ़े, वो हमारी जो स्ट्रेटजी हम जो शेयर कर रहे हैं उसके माध्यम से, या कोई किसी प्रकार की आपको लर्निंग और कहीं से मिलती है उसके माध्यम से, लेकिन आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। आपका बिजनेस ऐसा नहीं कि 20-25 साल से जैसा चला आ रहा है वैसे चले। ये मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य के तहत जो है सारा जो है थीम चल रहे हैं, सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। तो मैं चलिए मैं शुरू करता हूँ, ज्यादा मैं समय नहीं लेते हुए, और मैं शुरू करता हूँ कि आज हम जो ये रिटेल बिजनेस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या इसमें जो है टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। जो भी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उसके 3 पार्ट होंगे। पहले तो यह कि ये स्ट्रेटजी क्या है, दूसरा ये होगा कि इसको क्यों जरूरी है, इस स्ट्रेटजी को अपनाना हमें क्यों जरूरी है, और तीसरा होगा कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, इसको कैसे हम अपनाएं। अब मैं आपको एक चीज खास यहाँ बता देता हूँ कि आपको ये जरूरी नहीं है कि ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से सारी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, नहीं। ये जो मैं जो बता रहा हूँ, जो सारी स्ट्रेटजी जो है, जो 100-125 स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, उसका सिर्फ 10% पार्ट है। तो आप वेट करिए, आपको हो सकता है इसमें से कोई स्ट्रेटजी जो है आपको नहीं सूटेबल हो आपके बिजनेस के लिए, तो आप वेट करिए, आप हो सकता है नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी मिल जाए। तो इसलिए ऐसा ऐसा आप नहीं सोचे कि यार इसमें तो कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो ऐसी है ही नहीं, ये वीडियोस तो मेरे काम के नहीं है ना। ये सबके बिजनेस के नेचर के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी वहां पर काम आती है। तो हम चलते हैं पहली स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्ट्रेटजी, आपको जब भी आप कोई अपना रिटेल कोई स्टोर डाल रहे हैं, कोई अपना शोरूम डाल रहे हैं, कोई आपका चाहे छोटा आप दुकान डाल रहे हैं, चाहे एक ठेला डाल रहे हैं, आपकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पर आप अपना बिजनेस डाल रहे हैं, अपना स्टोर डाल रहे हैं, अपना ठेला कहाँ पर आप लगा रहे हैं, वो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उस लोकेशन में आपको देखिए 3 प्रकार की लोकेशन होती है। एक होती है प्राइमरी लोकेशन। प्राइमरी लोकेशन वो है जहां पर आपका टारगेट कस्टमर वहां पर आता है, और आपको पता है कि 60-80% आपका टारगेट कस्टमर उस जगह पर आता है, दैट इज प्राइमरी लोकेशन, ठीक है ना। सेकेंडरी लोकेशन जो होगी जहां पर 50 से 25% कस्टमर जो है वो विजिट करते हैं, और टर्सरी लोकेशन होगी जहां पर कस्टमर मे और मे नॉट विजिट। अब आपको लोकेशन देखनी है। कई बार क्या होता है कि कई बार क्या हम लोकेशन चूज करते बात और हम उस पर चले जाते हैं कि यार ये लोकेशन प्राइमरी लोकेशन जहां पर कि मेरे कस्टमर होंगे वो तो बड़ी महंगी है। अब देखिए, जब रिटेलर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती है, सब एक ही जगह पर क्यों होती है ना, जो गारमेंट्स की शॉप है वो सब एक जगह पर क्यों होती है, क्योंकि कस्टमर वहां पर टकराता है। डेफिनेटली कस्टमर टकराता है, तो हो सकता है प्राइमरी लोकेशन आपको महंगी मिले, लेकिन वहां पर आपके कस्टमर आपको मिल जाए कस्टमर, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमेशा लोकेशन का बड़ा फर्क आपको इसमें पड़ता है। तो ये उनके लिए जो उनको अभी अपना रिटेल शोरूम डालना है, अपनी दुकान को डालनी है, उनके लिए इस लोकेशन को चूज करना बहुत जरूरी है। देन आता है आपकी ऑक्यूपेंसी कॉस्ट। जो आप लोकेशन आप चूज कर रहे हैं, उस लोकेशन में अपना स्टोर डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, वहां पे आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका बजट कितना है, आपको उसको लीज पे लेना है, या आपको उसको ऑन करना है, या उसको आपको खरीदना है, ठीक है ना ये, और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी होगी। उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, उसको लीज पे लेना है तो कितना पड़ेगा, उसको अगर ऑन करेंगे तो हमको परचेज करेंगे तो कितना पड़ेगा, ये सारे आपको बजट के अकॉर्डिंग उसको चूज करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्ट्रेटजी। देन फर्स्ट स्ट्रेटजी में आपको और क्या देखना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर ट्रैफिक, कस्टमर कितने वहां पर विजिट कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल्स वहां पर कितने क्रॉस करते हैं उस जगह से, उसका आप आकलन करें। वहां पर ये आप करें कि पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो कितने वहां पर जाते हैं, उस शॉप पर कितने लोग उसके सामने से गुजरते हैं, जो लोकेशन है उसके सामने से कितने लोग गुजरते हैं। देन वहां पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, भाई ऐसी लोकेशन तो नहीं है जहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पर वो कस्टमर का पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये आपको देखना होगा।
फिर आपको आपके कस्टमर को देखना पड़ेगा कि जो कस्टमर आपका टारगेट कस्टमर है वो वहां पर आता है कि नहीं आता है। तो कस्टमर में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, कस्टमर आपको उसका एज ग्रुप देखना पड़ेगा। भाई आप जो आपका जैसे आपका आप किसी प्रकार का आपका कॉस्मेटिक का है ना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉस्मेटिक का आपका है तो आपका एज ग्रुप जो हो गया क्या होगा, फीमेल जेंडर हो गई है ना, 25 मैं कह सकता हूँ कि 20 से और 40 का आपका एज ग्रुप हो गया। एक जस्ट एक वो बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब आपको एज ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा, आपको जेंडर डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोफेशन डिफाइन करना पड़ेगा, किस प्रकार के लोग, कौन से प्रोफेशन के लोग, डोमेस्टिक या प्रोफेशनल, कैसे लोग जो है वो आपके कस्टमर हैं, उनकी लाइफ स्टाइल आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, उनका रिलीजन, ठीक है ना, ये डिफाइन करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, प्रोडक्ट की डिमांड, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज, सिटी वाइज, सिटी में अर्बन में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस जगह ज्यादा है, अर्बन में ज्यादा है या रूरल एरिया में ज्यादा है। देन आपका कस्टमर के स्पेंडिंग पावर, इकोनॉमिक उसका क्या है, वहां पर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और कस्टमर का वो क्या है ना, हर उसका अलग अलग होता है, किसी रूरल एरिया का अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, अर्बन का अलग होगा, अर्बन में अगर एम्प्लॉय वर्ग है उसका अलग होगा, मिडिल क्लास वर्ग है ना, या हाई एफ्लुएंट सोसाइटी का वर्ग है, तो वो सारे चीज डिपेंड करेगा। देन उनका कंपटीशन, आपका वहां पर कंपटीशन कितना है, जिस मार्केट में जिस उसमें आप अपना स्टोर डाल रहे हैं वहां का कंपटीशन आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और लोकेशन की अवेलेबिलिटी, भाई आपने चूज कर लिया, आप देखना कि अवेलेबल वहां पर है या नहीं, वो सारी चीज आपको, ये आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी में आ जाता है। देन आता है सेकंड स्ट्रेटजी। सेकंड स्ट्रेटजी में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हैं, एज ए रिटेलर आप दे रहे हैं, वो अगर लोकली रिलीवेंट होगी, लोकली रिलीवेंट का मतलब है कि लोकल डिमांड को पूरी करने वाली, जो लोकल वहां की डिमांड है वो अगर पूरी आप कर पा रहे हैं ना, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करे। तो कहने का मतलब है कि जिस एरिया में, जिस जिस लोकेशन पर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस ऐसी है क्या जो आप लोकली जो डिमांड है उसको आप पूरी कर सकते। हर एरिया की कुछ लोकल डिमांड होती है पर्टिकुलर, जैसे कि आप, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप ये ब्रांडेड जो होते हैं, जो बड़े गुच्ची के ब्रांड हैं, वो ब्रांड है, वो आपको रूरल एरिया में आपको उनका ज्यादा वो नहीं मिलेगा, तो वो आप रूरल एरिया में आप उनको प्रमोट कर ही नहीं सकते, है ना। ब्रांडेड जो वियरिंग है, अप्रैल है, एक्सेसरीज है, उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि लोकली रिलीवेंट जो प्रोडक्ट है वो आप वहां पर आप रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। देन क्या होगा आपका, अगर लोकली रिलीवेंट होंगे, इससे क्या होगा, देखिए आप, एक तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि लोकली आप उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट आप रख रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा जुड़ेंगे आपसे, कनेक्टेड होंगे ज्यादा आपसे, ठीक है ना। ये कस्टमर एक्सपीरियंस आपका बहुत बेटर होगा इससे, ठीक है। ये आपकी लोकल जो ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाएगा, यार यहाँ पर जो है हमारी जो लोकल जो डिमांड है उसकी जो चीजें मिलेगी, तो वहां पर एक यार उस जगह मिल जाएगी आपको, तो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी, और ये एक्चुअल डिमांड को पूरा करता है, तो सेल्स डेफिनेटली आपको बढ़ेगी। तो आपको अगर लोकल डिमांड को आप अगर पूरी कर पाए, है ना, तो वो सबसे बेस्ट होता है। जैसे मैं आप गंगापुर सिटी का एग्जाम्पल दूं, अब गंगापुर सिटी में स्पेशल का एक बहुत बड़ा प्रचलन है, ठीक है ना। तो अब स्पेशल का प्रचलन है, तो आपने ये लोकल डिमांड हो गई स्पेशल, अब यहाँ पर जो भी स्पेशल की शॉप खुलेगा, तो डेफिनेटली वो लोकल डिमांड को वो पूरा कर रहा है ना। अब आप देखिए, आप कचौरी को देखिए, कचौरी जो है हर जगह का, कचौरी का जो टेस्ट होता है, और कचौरी का जिसमें कचौरी में सब्जी डाली जाएगी या कड़ी डाली जाएगी या उसमें सॉस डाली जाएगी, चाट चाट डाली जाएगी, ये सबका अलग अलग टेस्ट होता है, हर सिटी का अलग अलग टेस्ट होता है। तो आपको अपने लोकल उसका डिमांड देखना पड़ेगा कि उनका टेस्ट क्या है, वो कचौरी में सब्जी डलवाना चाहते हैं या कचौरी में सॉस डलवाना चाहते हैं या कचौरी में तो आपने देखा नहीं देखा, तो ये एक लोकल डिमांड हो गई। तो आप अगर लोकल डिमांड को पूरी करेंगे तो डेफिनेटली, अब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपके बिजनेस से रिलीवेंट है या नहीं है, ये आपको देखना है। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जनरलाइज स्ट्रेटजी, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी आपके बिजनेस नेचर के हिसाब से आपको काम आएगी, वो आपको देखना है। मैं थोड़ा ये चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, है ना, एग्जाम्पल आप देखिए, मैकडोनाल्ड का एग्जाम्पल देखिए आप। मैकडोनाल्ड जब इंडिया में आया, है ना, इंडिया में, तो इंडिया की लोकल डिमांड आलू टिक्की, तो उसने मैकडोनाल्ड ने अपना आलू टिक्की निकाल दिया, बर्गर, आलू टिक्की बर्गर निकाल दिया, है ना, क्योंकि लोकल इंडिया का, इंडियन का टेस्ट था ना आलू टिक्की का, तो उसने आलू टिक्की बर्गर निकाल दी। जब वो जापान में उसने अपने मैकडोनाल्ड के उसने खोले, अपने आउटलेट्स खोले, वहां पर मैक सुशी निकाल दिया, मैक सुशी बर्गर। तो कहने का मतलब उसने लोकल डिमांड को पहचाना। तो यही आपको अपने बिजनेस में करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं तीसरी स्ट्रेटजी पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स एजेंट सेल्स, द परचेज इज सेल, यानी कि आपकी सेल जो है उसको सेल कब कहेंगे, तब आपने परचेज पर ध्यान दिया,
समझे। आपको परचेज पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि परचेज में आपने कॉस्ट इफेक्टिव कर लिया ना, तो आपका प्रॉफिट होगा। अदरवाइज तो क्या होगा कि आपने, देखिए आपको प्रोडक्ट जो है, जो आपके बगल वाला जो कंपटीटर है वो भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वही सेम प्राइस पे आपको बेचना पड़ रहा है ना, आप उससे ज्यादा ले नहीं सकते। अब आप कब जीत जाएंगे युद्ध, जब आपने जो परचेज किया है वो परचेज आपने कम प्राइस में कर लिया, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। तो आपको परचेज पर ध्यान देना पड़ेगा। इससे आपको क्या, दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि ब्रांड परचेजिंग। आप कैसे मार्केट में रैंक कर सकते हैं कि आप ब्रांड परचेजिंग करें, यानी ब्रांड पर ध्यान दीजिए। बजाय जनरलाइज जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर आप अपने आप को रैंक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ब्रांड परचेजिंग करेंगे और उस ब्रांड परचेजिंग में आप किस प्राइस पर कर रहे हैं, क्या डिजाइन, क्या कलर और किस सीजन के हिसाब से आप उसको चूज कर रहे हैं, ये परचेजिंग के डिसीजन जो है वो आपको लेने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को और कम्पीट कर पाएंगे, अपने मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। तो परचेजिंग डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, किस ब्रांड का खरीदना है, कौन सी डिजाइन खरीदनी है, सीजन के अकॉर्डिंग कैसे हमको उसको और परचेज करना है, ये आपको देखना पड़ेगा सीजनल डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये फिर दूसरा, आपको डेड स्टॉक कभी नहीं रखना। डेड स्टॉक जो है वो, जो डेड इन्वेंट्री होती है ना, वो आपका सबसे बिजनेस का सबसे घाटे का सौदा है ना, कभी भी। तो हमेशा डेड स्टॉक आप एनालाइज करते रहिए। दूसरा, आपको देखिए कोई इशू है डिजाइन का, ये अभी जब डेड स्टॉक है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या इशू है, ये डेड स्टॉक क्यों हुआ, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। कोई डिजाइन का इशू है, कोई प्राइस का इशू है, या सेल्समैन प्रॉपर तरीके से सेल नहीं कर पा रहा है ना, उसका इशू है, प्रेजेंटेशन का इशू है, डिस्प्ले का इशू है, कुछ ना कुछ इशू उसके साथ में, तभी तो वो डेड स्टॉक हो गया। तो आपको वो डेड स्टॉक पहचानना पड़ेगा, जिससे कि आप आगे जब परचेज करो तो आप ये डिसीजन ले पाओ कि भाई मेरे को ऐसे परचेजिंग करनी है जिससे कि डेड स्टॉक नहीं रहे, या जो भी स्टॉक मेरा बना हुआ है उसको मैं कैसे इसके सेल में बढ़ाऊं, चाहे वो सेल्स पर्सन को अपन को ट्रेन करना पड़े, या अपन को उसको डिस्प्ले उसका प्रॉपर करें अपन, ठीक है ना, ये आपको देखना। तो हमेशा दूसरा, मैं दोबारा फिर यही फोकस करूंगा कि हमेशा जो है ब्रांड आइटम्स को सेल करने की कोशिश करिए, चाहे उसमें मार्जिन कम है, लेकिन वो आपका एक आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा कस्टमर में, क्लाइंट में, ठीक है ना। आपका ब्रांड का जो ब्रांड पर तो ऑलरेडी उसका ट्रस्ट बिल्ड है ही है, आप उसको ब्रांड आइटम उसको अगर आप बेचोगे तो आपका भी ट्रस्ट वहां पर बिल्ड होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है चौथी स्ट्रेटजी। देखिए ये स्ट्रेटजी बड़ी ट्रिकी स्ट्रेटजी है कि आप कस्टमर को इसेंशियल आइटम दिखाइए, सेल करिए एसेंशियल आइटम, और उसके साथ में नॉन एसेंशियल आइटम वो अपने आप साथ में ले जाए, है ना। अब ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्या होता है कि जो नॉन एसेंशियल आइटम है ना, हम चाहते हैं कि यार उनको हम डिस्काउंटेड उसमें बेच दें, और एसेंशियल आइटम हम दिखाते नहीं, जबकि उल्टा होना चाहिए, आपको एसेंशियल आइटम पर डिस्काउंट देना है, नॉन एसेंशियल आइटम पर नहीं, क्योंकि वो जो खरीदने आएगा वो एसेंशियल आइटम खरीदने आएगा। तो आपने एसेंशियल आइटम पर अगर आपने डिस्काउंट दिया तो उसके साथ में वो नॉन एसेंशियल आइटम भी साथ में ले जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान किस पर देना पड़ेगा, एसेंशियल आइटम पर, उस पर ही आप डिस्काउंट और देना शुरू करें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी, ये है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मतलब आपको प्राइसिंग जो है वो रीजनेबल रखनी है, प्राइसिंग आपको रीजनेबल रखनी है, लो प्रॉफिट, इनिशियली आपको लो प्रॉफिट मार्जिन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ेगी आपको, आपके जो कंपटीटर उसके अकॉर्डिंग। तो प्राइसिंग पे आप मेकअप जो ओवर द कॉस्ट पर आपको मेकअप करना है, कैसे करना है कि आप उसका परचेजिंग जो कॉस्ट है वो आपको उसको कम करने की कोशिश करें, उसकी वो कम करने की कोशिश करें, और हमेशा ऐसे प्रोडक्ट आप लें जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो। तो टर्नओवर ज्यादा होगा तो आपका अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तब भी आप उसमें प्रॉपर और अपना एक्चुअल जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप एक्चुअल में बढ़ा पाएंगे, क्योंकि टर्नओवर ज्यादा है। अगर प्रॉफिट और मार्जिन कम है लेकिन टर्नओवर ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये आपको देखना होगा। देन आती है स्ट्रेटजी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। इसमें क्या करना होगा कि आपको एक स्मार्ट प्राइसिंग डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा, जो आपका कंपटीटर है ना उससे आपको एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा प्राइस में। उससे क्या होगा कि ग्राहक जो है वो एक बेंचमार्क आपने बना दिया, ऐसे आइटम है जो कि पूरे मार्केट में और 10 दुकानों पर उपलब्ध है, उन पर आपने अपनी प्राइस जो है वो कम कर, वो कम करने से क्या होगा कि वो जो कॉमन प्रोडक्ट होंगे ना उसको परचेज करने वो आपके यहाँ पर रुक जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि वो एक तरह से ट्रैफिक आपने अट्रैक्ट कर लिया। अब ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा कि आप जो आपके और जो प्रोडक्ट है उस पर आप मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटिव उसमें मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, उनकी प्राइस पता है, तो आप उसमें ज्यादा प्राइस तो रख नहीं सकते, तो वहां पर आप प्राइस कम कर दीजिए
और जो आपके दूसरे प्रोडक्ट है, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो आपको फिर उनको जो ट्रैफिक आया है, जो कस्टमर आपके पास में आया है, उनको आप और अपना जो मार्जिन लेके और उनको बेच सकते हैं। तो एक ये स्ट्रेटजी है। देन आती है आपके स्ट्रेटजी प्रीमियम प्राइसिंग की। अब ये प्रीमियम प्राइसिंग की स्ट्रेटजी वर्क करेगी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में और कहीं अवेलेबल नहीं है, आपके पास है, तो आप उसमें प्रीमियम प्राइसिंग रख सकते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग आप रखेंगे तो उससे बल्कि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होगा, यार ये बिल्कुल यूनिक आइटम है और ये इन्हीं के पास मिलता है, तो डेफिनेटली प्राइस तो इसकी हाई होनी चाहिए। जो कॉमन प्रोडक्ट और जगह मिल रहा है इससे ज्यादा प्राइस इसलिए है कि डेफिनेटली यूनिक है और बेटर प्रोडक्ट है, तो वहां पर आप एक प्रीमियम प्राइसिंग आपको रखनी होगी। अगर उसकी प्राइसिंग भी आपने कॉमन प्रोडक्ट जो और जगह मिल रहे हैं उसकी जगह जैसी रख दी है ना, तो वो भी आपका वही प्रोडक्ट माना जाएगा, कॉमन प्रोडक्ट ही माना जाएगा, है ना, वो कॉमन प्रोडक्ट माना जाएगा। तो आपको इस तरह से दूसरा कुछ एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जैसे कि जारा के हैं, मुफ्ती के, ये ऐसे पॉपुलर ब्रांड हैं जो प्रीमियम ब्रांड माने जाते हैं, तो वहां पर आप उन ब्रांड पर अपनी प्राइस जो है प्रीमियम प्राइस आप रख सकते हैं। दूसरा, स्पेशल टाइम पर ऐसे ओकेशन जो सीजनल ओकेशन है, फेस्टिवल ओकेशन है, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के साथ में आप और मार्केट में लीड कर रहे हैं, तो आप उस पर प्रीमियम प्राइसिंग कर सकते हैं। भाई आप मार्केट में लीड कर रहे हैं और सीजन का जमाना, सीजन का टाइम है, यानी कि फेस्टिवल का टाइम है, उसको प्रोडक्ट लेना ही है, वहां पर आप प्रीमियम प्राइसिंग आप अपनी रख सकते हैं। ये तरीका है। देन आता है आठवीं स्ट्रेटजी। इसमें हम बात करेंगे मार्केट में एंट्री कि मार्केट में एंट्री कैसे करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है जियो का। जब जियो मार्केट में आया था ना, है ना, तो आपको पता है उसने क्या फ्री 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 फ्री, है ना, पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया उसने, देखा आपने। उसके बाद जब मार्केट में एंट्री कर ली, मार्केट को कैप्चर कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी प्राइस बढ़ाता चला गया। एक बार आपने आदत लगा दी, आदत लगाने के बाद में फिर आपको अपनी प्राइस जो है वो आप आज जो है कब वो 99 का, कब आपके और वो 399 का हो गया पता ही नहीं चला, है ना। तो ये आपको स्ट्रेटजी अपनानी होगी, यानी कि आपको कस्टमर बेस एक्सटेंड करना होगा, उनका अटेंशन एक्सटेंड करना होगा। तो उसके लिए आपको जो है एंट्री लेवल की जो प्राइस है वो बिल्कुल आपको कम रखनी होगी। इससे आप मार्केट कैप्चर करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को, एक कस्टमर बेस आपका बन जाएगा। उसके बाद आप उसकी प्राइसिंग जो है उसको धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो एक स्ट्रेटजी ये है। देन आती है हाई लो प्राइसिंग मॉड्यूल। अभी हाई लो प्राइसिंग मॉड्यूल क्या है, ये बहुत ज्यादा वर्क करता है मोबाइल, आपने देखा, मोबाइल में देखा होगा आपने, मोबाइल का जब वर्जन नया नया आता है, चाहे वो आईफोन का देख लीजिए या फिर आप किसी भी कंपनी का देख लीजिए, उनकी फर्स्ट प्राइस होती है वो बड़ी हाई होती है, प्रीमियम प्राइस पे वो बेचते हैं। धीरे धीरे वो वर्जन जब पुराना होता जाता है, उसकी प्राइस वो कम करते चले जाते हैं। ये है हाई हाई लो प्राइसिंग मॉड्यूल, यानी पहले आप प्राइसिंग हाई रखो, धीरे धीरे जो है सीजनल ट्रेंड के हिसाब से जब उसकी डिमांड कम होने लगे उसकी, तो उसकी प्राइस आप कम करें। जैसे प्राइस डिमांड कम होगी आप उसकी प्राइस कम करते चले जाएंगे। तो ये है हाई लो डिमांड, हाई लो प्राइसिंग मॉड्यूल। देन आता है 10वीं स्ट्रेटजी, लास्ट स्ट्रेटजी, जो आज के सीरीज की लास्ट स्ट्रेटजी है, एंकर प्राइसिंग। एंकर प्राइसिंग क्या होती है, ये आपने देखा होगा, जो बड़े ये जो शोरूम होते हैं जिन पर ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी प्राइस को आप देखना, 2000 की जगह वो 1999 लिखा होगा। ये एंकर प्राइसिंग एक तरह से साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, ये एक साइकोलॉजिकल एंकर क्रिएट करता है। वो कस्टमर से क्या खिंचा चला आता है वहां पे, उसको 2000 रुपये जो ज्यादा लगेगा, लेकिन 1999 उसकी साइकोलॉजी दिमाग में इंप्रेशन देगा कि ये कम है ना, क्योंकि ये 1000 वाले फिगर में आ गया ना, 2000 वाला फिगर जो है वो 2000 होते ही वो 2000 वाले फिगर में चला जाएगा। तो एक ये है। फिर दूसरा क्या है, जो सेम प्राइस नहीं रखी सिमिलर प्रोडक्ट्स की, जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स है लेकिन अलग अलग ब्रांड के, तो आप उनकी प्राइस में डिफरेंस रखिए। ये भी एक तरह से साइकोलॉजी का प्राइसिंग का, एंकर प्राइसिंग का काम करता है, जिससे क्या होगा कि जिसकी प्राइस ज्यादा है ना उस पर वो अट्रैक्ट करेगा, या इसमें कुछ ना कुछ खासियत है, तभी इसकी प्रोडक्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है। या प्रोडक्ट सिमिलर है लेकिन प्राइस ज्यादा होते ही वो थोड़ा सा उस पर अट्रैक्ट होगा कि इसमें ऐसा क्या खासियत है कि इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये एंकर प्राइसिंग का एक इफेक्ट होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने रिटेल वाली स्ट्रेटजी में। तो दोस्तों ये थी आज की सेल्स स्ट्रेटजी के बारे में। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो मैं जो जितने भी स्ट्रेटजी बताई है, और इसमें कुछ स्ट्रेटजी आपके काम आएंगी, कुछ हो सकता है आपके काम नहीं आए, और ऐसे ही मैं कुछ और स्ट्रेटजी के साथ में फिर नेक्स्ट संडे को फिर मैं हाजिर रहूंगा। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज आपकी कोई है तो आप जरूर मेरे से पूछ लीजिए। और दूसरा मैं बात करता हूँ इसी फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप की, और इसमें आप जुड़िए एज ए सेलर,
और एज ए आप सर्विस प्रोवाइडर, आप किसी प्रकार का प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते हैं तो आप जुड़िए। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी प्रकार की होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप इससे जुड़िए। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट सेलिंग का करते हैं, उसमें कंपटीशन आपका पूरा ऑनलाइन, जो सेलिंग का जो ट्रेंड है, पूरा ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी मार्केट प्लेस है वो सब आपके कॉम्पिटिटर है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं, क्योंकि सर्विस तो उसको लोकल अपने शहर से ही लेनी होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? भाई सर्विस तो उसको लोकल अपने शहर से ही लेनी होगी ना, तो सर्विस के लिए वो जरूर आपको ढूंढेगा, ऐप पर आपको सर्च करेगा। तो इसलिए अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब भी आप इस ऐप से जुड़े और डेफिनेटली आपकी बिजनेस को इससे काफी मदद मिलेगी, आपको काफी इस पे ऑर्डर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज के उसके लिए मैं सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। इसी तरह आप मेरे से जुड़े रहिए और डेफिनेटली हम जो ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सिर्फ यही वीडियो हम अपलोड नहीं करते, इसके अलावा उसमें जो और वीडियोज मैं डेली बनाता हूँ जो कि बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए भी है, पर्सनल डेवलपमेंट की वीडियोज भी हैं, उन सारे वीडियोज को भी वहाँ पर हम शेयर करते हैं। और इसके अलावा और सक्सेस टिप्स है, सक्सेस कोड्स है, वो भी शेयर करते हैं। हमारा कुछ और प्रोग्राम्स होते हैं, हमारा टेल योर सक्सेस स्टोरी एक प्रोग्राम है, एक बिजनेस न्यूज का प्रोग्राम है जो हर मंडे को चालू हुआ है, तो वो प्रोग्राम की उसके भी आपको वहाँ पर और लिंक शेयर की जाती है। तो आप इसी तरह बस जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। बस इस तरह मेरे से आप जुड़े रहें और कोई कुछ क्वेरी हो किसी की तो आप जरूर मेरे से बताएं, अदरवाइज मैं इसको एंड करता हूँ। ठीक है मितेश जी, क्लोज करें, कोई क्वेरी तो इसकी है नहीं? नहीं, और तो कोई क्वेरी नहीं।